Hello guys, welcome to our channel part 5 of Rebirth of Fire Girl. Chapter 31। इरा का अपने कंपनी जाना। कुछ दिनों के बाद अब इरा ठीक हो गई थी। उसे ये भी पता चल गया था इस अटैक के पीछे उसी मास्क मैन का हाथ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी आखिर इस बार कैसे वो मास्क मैन इतनी जल्दी ये सब कर रहा था, क्योंकि पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो इतना तो समझ ही चुकी थी, वो जो कोई भी है उसके काफ़ी करीब है। सुबह के टाइम में कृष्णा अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर नीचे जाती है, तभी उसे अपने पीछे से इरा नजर आती है, जिसे देख एक पल को तो वो भी अपनी पलकें झपकना भूल जाती है, क्योंकि इस अवतार में इरा अभी थी। आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। सुहानी जी अभी किचन से बाहर आती है। जब उनकी नज़र इरा पर पड़ती है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। इरा को इस रूम में देख उन्हें अपने भाई यानी अभिक जी की याद आ जाती है। इरा ने इस वक्त बिजनेस सूट पहना था, बालों की हाई पोनीटेल, हाथों में अपने सूट से मैचिंग ब्रांडेड वॉच, पैरों में फॉर्मल शूज। इरा की पूरी ड्रेस ब्लैक थी, सिवाय उसके शर्ट के चेहरा पर हल्का सा मेकअप, आंखों में गुरूर और चेहरे पर रोब था। इरा को बिल्कुल एक रॉयल लुक से रहा था। सुहानी जी इरा के पास एक कर उसकी बलाइयाँ लेते हुए कहती है, आज तुम बिल्कुल भाई की तरह लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। कृष्णा इरा के पास आके पूछती है, बच्चा ये सब क्या है, तुम इस तरह से तैयार होके कहाँ जा रही हो। इरा कहती है, दी मैं स्विमिंग करने जा रही हो। उसकी बात सुन कृष्णा इरा के कान खींच कहती है, मुझसे चालाकी सही सही बता, क्या करने वाली हो तुम। इरा अपने कान छुड़ाते हुए कहती है, अरे दी मैं तो बस ऑफिस जा रही हूँ, आखिर आप कितना कुछ अकेले करेंगी, मुझे भी तो आपकी मदद करने दीजिए, वैसे भी आगे जाके मुझे ही सब संभालना है। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गई तुझे, मुझे अच्छे से पता है जरूर तू कुछ करने वाली है। कृष्णा कहती है। सुहानी जी देखती है कि दोनों बहनें चुप नहीं हो रही है तो थोड़ा तेज आवाज में कहती है, लड़ना बाद में, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो दोनों। सुहानी जी बात सुन ब्रेकफास्ट टेबल पर जाके अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। इरा ब्रेकफास्ट करने हुए अपने मन में कहती है, बस अब और दी कुछ न पूछे, मुझे जो काम करना है वो हो जाने के बाद मैं खुद ही दी को सब कुछ बता दूंगी। कृष्णा भी अपने मन में कहती है, जरूर इरा कुछ छिपा रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। मल्लिक ग्रुप ऑफ कंपनी के बाहर दो कार आकर रुकती है। पीछे की कार से दो बॉडीगार्ड निकलते हैं। दोनों जल्दी से आगे की कार में दोनों साइड की डोर खोलते हैं। पहली कार से दो खूबसूरत सी लड़की निकलती है। दोनों में से एक ने बिजनेस सूट पहना था, ये इरा थी, और दूसरी ईशानी जो अब आईआर इरा की असिस्टेंट थी। उसने आज व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना था, जिसे कि मैंने पहले भी कहा था ईशानी इरा के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। वो दोनों ही फुल स्वाग में अंदर जाते हैं और उनके पीछे बॉडीगार्ड। ये बॉडीगार्ड कृष्णा ने इरा की सेफ्टी के लिए जबरदस्ती भेजे थे। कंपनी के गेट पर ही सारे डिपार्टमेंट के हेड अपने हाथों में बुके लिया खड़े इरा का वेलकम कर रहे थे। इस बार इरा ने अपनी पहचान छुपाने की जगह देखने की कोशिश की, सब जान सके आखिर इरा मल्लिक है कौन। जब सभी इरा को देखते हैं तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो लोग किसी क्वीन को देख रहे थे। उसके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल बिल्कुल ही एक क्वीन की तरह लग रहा था, और इरा की खूबसूरती तो आज चार चांद लगा रही थी, और उसके साथ खड़ी ईशानी भी कुछ कम नहीं लग रही थी। जब दोनों अंदर जाते हैं सभी हैरान हो जाते हैं, आखिर इतनी खूबसूरत लड़कियां अब उन लोगों की बॉस है। इरा और ईशानी के जाने के बाद भी अभी उधर ही देख रहे थे। उन लोगों ने कृष्णा को कभी भी नहीं देखा था, बस कुछ हेड ही कृष्णा से मिले थे। इरा अपने केबिन में आती है। अपने केबिन को देख पुरानी यादें उसे याद आने लगती है। फिर वो अपनी चेयर के पास जाके बैठ जाती है और अपने खड़ी ईशानी को कहती है, तुम्हारे पास आधा घंटा है, जैसा मैंने बोला था उसे करने के लिए। ईशानी इरा की बात सुन कहती है, क्या जान, आते ही बॉस गिरी शुरू हो गई न, तुम्हें कुछ मेरे लिए मनवाया, आते ही काम करवाने लगी। इरा ईशानी की तरफ देखकर कहती है, तुम खुद मेरी असिस्टेंट बनना चाहती थी तो अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। तुमने अपनी बकवास में 5 मिनट निकाल लिए, ओनली 25 मिनट है तुम्हारे पास, सो जस्ट गो एंड कंप्लीट योर वर्क। ईशानी इरा का बॉसी टोन सुनकर जाते हुए बड़बड़ाती है, हुए जान भी न, मेरी तो कोई कदर ही नहीं, जब भी सीरियस होती है मेरी ही बंद बजती है, फिर जल्दी से अपने काम पर लग जाती है। इरा केबिन के चारों तरफ देखते हुए खुद से कहती है, डैड, जिस मुकाम पर आपने अपने कंपनी को खड़ा किया था, आई प्रोमिस मैं इससे भी आगे पहुंचाऊंगी बहुत जल्द। सबके जुबान पर एक ही नाम होगा, इरा मल्लिक का। उसके हाथों में अपने मोम एंड डैड की फोटो होती है जो कि वर्किंग टेबल पर रखा था। वो इस बार कोई भी बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करेगी।
दूसरी तरफ एक होटल के एक मीटिंग रूम में नील और मनन मौजूद थे। उनके सामने कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक कहता है, क्या इस बार भी आप लोग उसी तरह से परफॉर्म करने वाले हैं? इस पर नील कहता है, हाँ बिल्कुल, एनी प्रॉब्लम? तो सामने वाला कहता है, नो सर। मनन कहता है, क्या सारी तैयारी हो गई? ये सर, सब कुछ हो गया है, देन तो कल मिलते हैं। इतना कह मनन और नील चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद एक आदमी थोड़ा आगे आके अपने बॉस से कहता है, सर ये लोग कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं दिखा रहे? हमारे कंपनी से जुड़े हैं लेकिन फिर भी कभी भी हमारी बात नहीं सुनते, हमेशा अपने मन की ही करते हैं। और ख़ासकर इसकी लीडर, वो तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। अपने असिस्टेंट की बात सुन। उसका बॉस कहता है, चुप करो तुम, क्या तुम्हें पता भी इन लोगों का फ़ैन बेस सबसे ज़्यादा है? इनकी एक परफॉर्मेंस से हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है जितना कोई और अपने रोज़ के परफॉर्मेंस से नहीं से सकता। आइंदा से काफ़ी भी इन लोग के खिलाफ मत बोलना, समझे? अब चलो यहाँ से। चैप्टर 32 धोखेबाज मल्लिक। ग्रुप ऑफ कंपनी के मीटिंग रूम में इरा इस वक्त हेड ऑफ द कंपनी की चेयर पर बैठी थी। उसके साथ इस वक्त कंपनी के डिपार्टमेंट के हेड और कुछ ऐसा एम्प्लॉय थे जो सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े थे। इरा सभी की तरफ देखकर एक बॉसी टोन में कहती है, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों इस तरह सभी को बुलाया है, राइट? उसकी बात सुन सभी हाँ में जवाब देते हैं। इरा अपने सामने खड़ी ईशानी को कुछ इशारा करती है। ईशानी इरा का इशारा समझ लैपटॉप में कुछ करती है और सामने जो लैपटॉप से जुड़ा प्रोजेक्टर था उसके थ्रू कुछ वीडियो और फोटो के साथ कुछ डॉक्यूमेंट शो होने लगते हैं। जैसे जैसे वो सब कुछ चल रहा था वैसे वैसे कुछ लोग शौक रो रहे थे तो कुछ लोग घबरा रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। तभी कोई जल्दी से इरा के पैरों के पास आके हाथ जोड़ लेता है और रोते हुए कहता है, बॉस मैंने कुछ भी नहीं किया है, उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया था ये सब कुछ करने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इरा अपनी सर्द आवाज़ के साथ कहती है, तुम जानते हो तुमने जो किया है उसे धोखा कहा जाता है और मेरी डिक्शनरी में इसकी कोई माफ़ी नहीं है। उस आदमी को खुद से दूर कर एक आदमी को देखती है जिसका चेहरा पहले से ही पीला लग रहा था। इरा उसे देखते हुए कहती है, मिस्टर अशोक भट्ट, क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ बोलना चाहिए? आखिर ये धोखेबाज आपके अंदर ही काम करता है या फिर बात कुछ और है? इस वक्त मीटिंग रूम में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उस प्रोजेक्टर में अमन वर्मा नाम के एक इंसान को दिखा जा रहा था जो राइवल कंपनी को कुछ दे रहा था। साथ में कुछ बैंक स्टेटमेंट थे जिसमें साफ दिख रहा था किसी ने काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर उस अकाउंट में दिया था, वो भी काफ़ी वक्त से। लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि अमन वर्मा जो यहाँ तब से जब इस कंपनी में असली ओनर मतलब अभिक जी ने जब ये कंपनी शुरू की थी सभी उस इंसान पर काफ़ी भरोसा करते थे और जिसके अंडर अमन वर्मा काम कर रहा था मिस्टर अशोक भट्ट, वो इस कंपनी के सबसे पुराने हेड में से एक थे। साथ ही उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था अभिक जी के साथ। वो लोग इस तरह से कंपनी को धोखा से रहे थे, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अशोक भट्ट सबको अपनी तरफ देखता पाकर कहता है, क्या सबूत है कि मैंने भी इस कंपनी को धोखा दिया है? मैं यहाँ तब से हूँ जब से अभिक सर ने ये कंपनी शुरू की थी। मिस मल्लिक, आप आज ही आए हैं कंपनी और इस तरह से मुझ पर शक कर रही है क्या? यही है मेरा इनाम जो इतने सालों से मैंने कंपनी को संभाले रखा। इस वक्त सभी को अशोक भट्ट की बातें सही लग रही थी, सभी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी उनमें से एक हेड जो खुद भी काफ़ी सालों से इस कंपनी में काम रहे थे वो कहते हैं, मिस मल्लिक, माना कि आप आज से इस कंपनी की सीईओ बन गई है लेकिन अभी तक आपने ये साबित नहीं किया है कि आप इस पोजीशन के काबिल है और आते ही आपने सबसे पुराने और वफादार एम्प्लॉय के बारे में इतना कुछ कह दिया। ये भी हो सकता है अमन ने जो कुछ भी किया इसकी जानकारी उन्हें न हो। सभी उनकी बातों से सहमत नजर आ रहे थे। इरा देख रही थी सब कैसे मिस्टर अशोक की साइड ले रहे थे लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर यह सब कुछ देख एक इविल स्माइल थी जिसका मतलब सिर्फ ईशानी ही समझ रही थी। इरा कुछ न कह फिर से एक बार ईशानी को कुछ इशारा कर देती है। इसी के साथ सभी के सामने एक वीडियो चलने लगता है। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे मिस्टर अशोक ने अपनी कंपनी से ऐसे प्रोजेक्ट जो कंपनी को हमेशा ऊंचाई पर रखने में कैपेबल थी उसे उसकी राइवल कंपनी को दे रहे थे जिसके बदले उन्हें काफ़ी मोटी रकम मिल रही थी। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद फिर कुछ फ़ोटो दिखती है। ये फ़ोटो तब की था जब अभिक जी का एक्सीडेंट हुए पास कुछ महीने ही बीते थे और तभी से अशोक भट्ट कंपनी के काफ़ी सारे मेन प्रोजेक्ट को राइवल को दे दिया। इरा जो कब से शांत थी वो अपनी कठोर आवाज़ में कहती है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे, मैंने अभी तक अपनी काबिलियत नहीं दिखाई है इस पोजीशन के लिए लेकिन बहुत जल्द आपको मेरी काबिलियत का पता चल जाएगा। फिर ईशानी सभी को देखकर कहती है, ओके तो अब मैं समझती हूँ आखिर असल में हो क्या रहा है।
जैसे कि आपको लोगों को पता है, धीरे धीरे मालिक ग्रुप ऑफ कंपनी की सक्सेस रेट गिरती जा रही है। इसका कारण सिर्फ इतना नहीं है कि कंपनी की सीईओ की डेथ हो गई थी, और भी कई सारे रीजन हैं। मिस्टर अशोक भट्ट और उनकी टीम ने काफ़ी सारी धांधली की है कंपनी के साथ, जिसके करना मार्केट में हमारी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इस कंपनी में बनाने वाले प्रोडक्ट की नकल कर एक नकली प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उस पर हमारी कंपनी का लोगो है, जिसके साफ यही समझते हैं ये कंपनी गलत प्रोडक्ट तैयार कर रही, जिससे कोई भी इस कंपनी का प्रोजेक्ट अब इस्तेमाल नहीं कर रही है। सभी ईशानी की बात क्यों हैरान रह जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, लेकिन हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहा जाता है, फिर क्या लोगों को पता नहीं चलता एक ही कंपनी के दो अलग अलग प्रोडक्ट है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मिस्टर अशोक काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो इन्होंने हर एक चीज़ पर अपनी नज़र बनाने हुए है, इसलिए रियल प्रोडक्ट को नकली प्रोडक्ट से चेंज कर देते हैं। बस कुछ ही प्रोडक्ट असली मार्केट में जाती है, बाकी तो ये ही रखते हैं। मिस्टर अशोक भट्ट जन गया था, अब उसकी पोल खुल चुकी है, तो जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। सभी उसको यूं भागते देख उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन इरा सभी को रोक देती है। तभी उन लोगों को अशोक की दर्द से कराहने की आवाज़ आती है, तो सभी मीटिंग गेट की तरफ देखते हैं, जहां कुछ लोग पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट में थे और अशोक को उसकी गर्दन से उठा रखा था, जिससे अशोक को सांस लेने में भी दर्द हो रहा था। ये सारे लोग मून ग्रुप के सीक्रेट गार्ड थे, लेकिन अभी किसी ने मून ग्रुप का लोगो नहीं लगाया था, जिसके कोई पहचान नहीं पाया कि ये लोग कौन है। सबको लगा ये इरा के बॉडीगार्ड है। इरा अपनी जगह से उठते हुए अशोक के पास जाती है, तब गार्ड उसे नीचे पटक देते हैं। इरा ठीक अशोक के सामने रुकती है और अपने शूज को उसकी हाथों पर रख जोर से दबा देती है, और आशिक दर्द से चीखने लगता है। इरा बिल्कुल ही सर्द आवाज में कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे बिन मतलब का शोर बिल्कुल पसंद नहीं। क्या लगा था तुम्हें मेरे डैड की कंपनी को बर्बाद कर तुम्हें मैं चैन से जीने दूंगी? न, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मैं वो सजा दूंगी जिसे तुम लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे। मैंने सुना है तुम्हारे डाइवोर्स के बाद तुम्हारी एक बेटी है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो रही। क्या हो अगर मैं सबके सामने तुम्हें लेके जाऊँ और तुम पर कंपनी पर धोखा का केस कर दूँ? सोचो, क्या तब भी तुम अपनी बेटी की शादी करवा सकते हो? मिस्टर अशोक इरा की बात सुन एकदम से कांप जाते हैं। उनकी बेटी पहले से ही उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, और जब उसे पता चलेगा उसकी वजह से उसकी शादी जिससे वो प्यार करती है नहीं हो पाएगा, तो वह उससे नफरत भी करने लगेगी, और कहीं उसने खुद के साथ कुछ कर लिया तो ये सोचकर ही वो पैनिक करने लगते हैं। अपना हाथ अपने चेस्ट पर रख नीचे गिर जाते हैं, शायद सदमे से हार्ट अटैक आया था। इरा अपने गार्ड को उसे ले जाने बोलती है। कुछ देर बाद पूरी कंपनी में सब यही बात कर रहे थे, कैसे न्यू बॉस ने आते ही कंपनी के काफ़ी सारे लोगों को फायर कर दिया है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से कंपनी को धोखा दे रहे हैं। तो अब क्या हाल है सबका? आई होप सब समझ गए होंगे। मेरे साथ किसी भी तरह से चाहकर भी कोई धोखा नहीं दे सकता। इरा अपने केबिन में बैठे ईशानी से कहती है। ईशानी इरा से कहती है, जान, तुझे इस बात का पता कैसे चला कि मिस्टर अशोक ये सब कुछ कह रहे हैं? इरा उसकी बात सुन अपने मन में सोचती है, ये तो मुझे पिछली लाइफ में पता चला था जब ये कंपनी लगभग बर्बाद ही हो गई थी। फिर इरा ईशानी से कहती है, जब तेरा बर्थडे था उससे कुछ दिन पहले मैंने दी को फ़ोन पर बात करते सुना था कि कंपनी पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है उनके प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी के हैं। तभी मैंने इसकी जाँच करना शुरू कर दिया। उस दिन तेरी पार्टी में उसी इंसान का कॉल आया था जिसे मैंने ये सब कुछ पता करने के लिए बोला था। फिर जब वैभव दादाजी का बर्थडे था उस दिन मेरे पास प्रूफ आ गया था। इसके पीछे कौन है? इरा अपने मन में कहती है, ये जानना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मेरी पिछली यादों के कारण सब कुछ सेटल हो गया। रात का समय आहूजा हाउस में कबीर अपने रूम की बालकनी में था, ऊपर चांद को देख रहा था। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। इन कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कबीर चांद को देख कह रहा था, क्यों मुझे बार बार कृष्णा की याद आ रही है? न चाहते हुए भी बस उसका ख्याल आ रहा है। मैं चाहते हुए भी ये भूल नहीं पा रहा हूँ कि जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था तब उसकी आंखों में जो आंसू थे उसकी वजह में था। क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है? मैं किसी और को पसंद करता हूँ, फिर क्यों मैं कृष्णा को खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूँ? फिर अपनी आंखें बंद कर कहता है, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो। मुझे तो ठीक से तुम्हारा चेहरा भी नहीं पता, कौन हो, कैसी दिखती हो, कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें? ये सब सोचते हुए वो अपनी पिछली याद में चला जाता है। फ्लैशबैक 10 साल का कबीर अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी
किसी फार्म हाउस पर गया था, तभी कुछ शॉर्ट सर्किट के करना पूरे फार्म हाउस में आग लग जाती है। कबीर भले ही छोटा था लेकिन उसकी समझ किसी बड़े से कम नहीं थी। वो अपने सभी दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, सबको बचा भी लेता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त कहता है उसका पप्पी जिसे वो अपने साथ लेके आया था वो अंदर ही छूट गया है। जिसे बचाने कबीर अंदर चला जाता है। क्योंकि उसका फार्म हाउस सिटी से थोड़ा दूर था इसलिए लोगों को वहां पहुंचने में टाइम लग रहा था। जब तक वो लोग आएंगे शायद पप्पी को बचाना मुश्किल हो सकता है। कबीर उस पप्पी की बचा लेता है, लेकिन जब वो उस हाउस से निकलने वाला होता है तभी उसके सिर पर एक लकड़ी आके गिरती है जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कुछ कह रहा था। कबीर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। उसे एक लड़की की परछाई नजर आ रही थी लेकिन उसे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी जितना उसे समझ आ रहा था उसके हिसाब से उस लड़की ने मास्क पहना था और उसके साथ एक फ्रॉक भी। वो कुछ कर रही थी लेकिन क्या वो उसे समझ नहीं आ रहा था और फिर से उसे बेहोशी छाने लगती है। और जब उसे होश आता है तब खुद को हॉस्पिटल में पता है और उसे पता चलता है उसे किसी लड़की ने बचाया जब वो बेहोश हो गया था। चैप्टर 33 कॉन्सर्ट। कबीर ने उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे उसका कोई पता नहीं चला। उसके दोस्तों ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। बस जाते वक्त कबीर के हाथ में एक ब्रासलेट छोड़कर गई थी जो काफ़ी यूनिक था जिसे वो आज तक अपने पास रखता आया है। अगले दिन हर कोई एक ही बात बोल रहा था, चाहे कॉलेज हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर तरफ एक ही बात की चर्चा हो रही थी। फिनिक्स बैंड अपना कॉन्सर्ट आज ही दे रही थी। ये बात सभी को कल रात पता चली और जैसे कि उम्मीद थी सभी उस बैंड का शो देखने के लिए अपनी टिकट बुक कर रहे थे। कोई भी ये कॉन्सर्ट मिस नहीं करना चाहता था। आखिर ये बैंड बहुत कम अपना परफॉर्मेंस लाइव देती है। सब बस कैसे भी करके उस बैंड का टिकट परचेज करना चाहते थे। फैंडम बेस्ड बैंड इंडस्ट्रीज के पास खुद का अपना परफॉर्मेंस स्टेज था जहां आज फिनिक्स बैंड परफॉर्म करने वाला था। धीरे धीरे यहां पर लोगों की संख्या बढ़ रही थी क्योंकि बस 2 घंटे के बाद परफॉर्मेंस होने वाला था। यहां पर न सिर्फ आम लोग बल्कि काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रेट और अपने फील्ड में बेस्ट लोग भी आए थे। बेशक उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिसे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था जिसमें कबीर और ईशान भी थे। थोड़ी देर बाद कबीर वहां आता है, उसके साथ क्यारा भी आई थी, साथ में क्रिश और वाणी भी। वैसे क्यारा को यहां आना पसंद नहीं था, उसे छोड़कर किसी और की तरफ हो रही थी। आखिर उसे पसंद थोड़ी आएगा। तभी एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे हर कोई जानता था लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि उसका रोब ही कुछ अलग था। ये इंसान फिल्मों की दुनिया में एक नाम था जिसे बच्चा बच्चा जनता था। 30 साल का निर्भय सिंह जो आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में राज करता है, जिसकी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग है। वो अपने भाई जो शायद उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, 22 साल का अरण्य सिंह सिंगिंग और अपने चॉकलेटी फेस के साथ हर एक लड़की का क्रश है। लेकिन सभी जानते हैं भले ही चेहरा मासूम है लेकिन उस चेहरे के पीछे अपने भाई से भी ज़्यादा शातिर इंसान छुपा है। ये दोनों ही राजस्थान के राज परिवार से बिलोंग करते हैं। दोनों अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं लेकिन निर्भय आते हैं, कबीर को देखता है जो पहले से ही उसे घूर रहा था, जिसे देख वो एक शातिर मुस्कान से उसे देखने लगता है। कुछ लोग बात कर रहे तो कुछ लोग एक दूसरों को घूर कर देख रहे थे। तभी एंट्रेंस से किसी दमदार पर्सनैलिटी वाले शख्स यानी ईशान आता है। आज उसके साथ उसका असिस्टेंट समीर भी था। आज ईशान ने पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट पहना था, उसके साथ कान में एक गोल्ड की ईयरिंग थी। बाल तो वैसे छोटे ही थे लेकिन उसे कुछ इस तरह से सेट किए गए थे उसके गार्डन तक आ रहा था जिसमें उसकी फेस काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा था। वहाँ मौजूद लड़के हो या लड़कियाँ सभी की निगाहें उसकी ओर होती। वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है जो ठीक अरण्य के सामने थी, लेकिन दोनों में से किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। तभी होस्ट की आवाज़ आती है जो सभी से कह रहा था आधे घंटे में फिनिक्स बैंड अपना परफॉर्मेंस देने आ रही है। इधर वीआईपी एरिया में निर्भय और कबीर अभी भी एक दूसरे को घूरने से फुर्सत नहीं मिली थी। ऐसे लग रहा था जैसे कंपटीशन हो रहा है, कौन ज़्यादा देर तक एक दूसरों को घूर सकता है। जिससे इरिटेट होकर अरण्य कहता है, क्या आप लोग बच्चों वाली गेम को बंद कर सकते हैं? हम लोग यहाँ आपका ये ड्रामा देखने नहीं आए हैं, सो प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। भाई और भी मिस्टर आहूजा दोनों ही अरण्य की बात सुन अपनी नज़रें एक दूसरे से हटा सामने देखते हैं जहां पर एक बिल्कुल आसमान से उतरी परी की तरह लड़की यहां के ऑनर के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चली आ रही थी जिसे दोनों ही अपना मुंह खोल देख रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर को होश आता है लेकिन फिर सामने निर्भय को देख उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लड़की कृष्णा थी और लोगों को इस तरह से कृष्णा को देखते देख उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था जिसे वो किसी तरह छुपाए हुए था।
कृष्णा उस कंपनी के ऑनर के साथ सभी के पास पहुंचती है। कृष्णा जैसे ही वहां पहुंचती है कोई उसके गले लग जाता है जिससे वो काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर उस इंसान को देखती है, वो निर्भय था जिसने उसे गले लगाया हुआ था। कबीर ये देख अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि कोई कृष्णा को गले लगा रहा है, लेकिन फिर ये सोचकर अब कृष्णा इस लड़के को खुद को गले लगाने के लिए सुनाएगी थोड़ा अच्छा महसूस करता है। तभी वो देखता है कृष्णा उस लड़के के गले मिलने से गुस्सा होने के बजाय काफ़ी खुश नजर आ रही है। कृष्णा निर्भय को देख कहती है, नीव तुम यहाँ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, कहकर निर्भय के गले लग जाती है, जिसे देख कबीर के पूरे तन बदन में आग लग जाती है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कृष्णा उसके अलावा किसी और के करीब है। इधर कृष्णा का सवाल सुन निर्भय कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर कृष्णा कहती है, ओके अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी कृष्णा के साथ आया ऑनर कहता है, मिस एमिलिया आप यहाँ बैठ जाए, अगर आपको कुछ भी चाहिए प्लीज टेल मी, ओके। जिस पर कृष्णा कहती है, येस मिस्टर राघव डोंट वरी यू कैन गो, अगर मुझ कुछ चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद मिस्टर राघव चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सभी शौक थे, आखिर कौन नहीं जानता मिस अनीमिया बेस्ट पेंटर थी। उसकी पेंटिंग काफ़ी हाई रेटेड होती थी जिसे सिर्फ कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कृष्णा की वो मशहूर पेंटर थी। सिर्फ वहाँ मौजूद दो लोग को छोड़कर। ये दोनों सिंह ब्रदर थे। कबीर जो बचपन से कृष्णा को जानता था, आज ये सच सुन खुद शौक में चला गया था। आज उसे मालूम ही रहा था शायद वो कुछ भी कृष्णा के बारे में नहीं जानता। होस्ट फिर से स्टेज पर आती है और अपनी प्यारी आवाज में कहती है, दोस्तों आप सबका इंतजार खत्म हुआ, आप सबके दिलों में अपनी जगह बनाने वाले आपके प्यारे फिनिक्स बैंड के लोग कुछ ही समय में आप सबके सामने होगा, सो रेज योर हैंड्स एंड क्लैप। उस स्टेडियम की सारी लाइट बंद हो जाती है। तभी स्टेज पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है जिसके नीचे एक लड़की नजर आ रही थी, वाइट टी शर्ट जो उसके पास चेस्ट तक थी, उसके ऊपर कलरफुल जैकेट, नीचे मिनी स्कर्ट, पैरों में हाई हील्स, बालों को खुला छोड़ा था और चेहरे पर ब्यूटीफुल सी मास्क जो उसके नाक तक था, हाथ में गिटार था उसके। तभी धीरे धीरे और भी स्पॉटलाइट जलने लगती है जिसके साथ ही कुछ और लोग नजर आ रहे थे। सब ने पहली लड़की की तरह मैचिंग कपड़े पहने थे। ये लोग कोई और नहीं, इरा और उसके फ्रेंड्स थे। ईशानी ने एक फ्लूट पकड़ रखा था जिससे काफ़ी स्टाइलिश तरह से सजाया गया था। नील ने पियानो, मनन वायलिन और मोना के पास भी एक गिटार था। उन लोगों के कपड़े और इंस्ट्रूमेंट में फिनिक्स का पिक था। सारे लोग फिनिक्स बैंड को देख उनका नाम जोर से चिल्ला रहे थे, हर तरफ बस उनका ही शोर था। तभी इरा अपने गिटार से एक धुन प्ले करती है जिससे अभी तक जो चिल्ला रहे थे वो बिल्कुल ही शांत होकर बस इरा को देखने लगते हैं। इरा अपनी आंखें बंद कर गाना शुरू करती है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, दिल है छोटा सी आशा। इरा ये लाइन गा कर रुकती है और सभी की तरफ देख चीयरफुल वॉइस में कहती है, दोस्तों आज हम यहाँ सब कुछ भूल कर सिर्फ म्यूजिक को याद रखेंगे, तो क्या आप सब तैयार है? येस येस कहते हुए सभी अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे। वही वीआईपी एरिया में बैठे सभी इतनी खूबसूरत वॉइस को सुन मंत्रमुग्ध हो गए थे। इतनी लाउड में इरा की वॉइस समझना मुश्किल था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि ये इरा है। फिनिक्स बैंड के मेंबर पहले अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो इतना खूबसूरत होता है, सभी उसमें खोसे जाते हैं। नील माइक को लेके आगे आते हुए गाता है, ओ आंखें मेरी 100 बार 200 बार लड़ जावे, ओ जिसे देखे दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे। मनन फिर गाता है दिन में तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो दूजी दफा पहली बार कर जावे। फिर ईशानी आगे आते हुए गाती है, हो मतलब के समझे इशारे, ये सारे ये जो नज़रों में अपनी उतारे नज़ारे, वो जो सुबह तक न उतरे, हर रात नशा चढ़ता है। इरा और मोना साथ गाते हैं, ले नंबर मेरा, बाद में मैसेज मुझको कर देना, खुद को समझकर लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना। उसी तरह से कई सारे गाने गाते हैं। लगभग कुछ 3 से 4 घंटों के बाद उनका कॉन्सर्ट खत्म होता है। सभी ने काफ़ी एंजॉय किया था ये कॉन्सर्ट, हर तरफ इस कॉन्सर्ट की पहले की तरह की तहलका मचा दिया था। इरा अपने कपड़े चेंज कर वापस घर जा रही थी। वो अपने कार के पास पहुंचती है, तभी किसी ने उसे खींचकर एक अंधेरी जगह लेके गया। इरा कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो इंसान
उसका मुंह बंद कर देता है। इरा को अंधेरे की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था आखिर ये कौन है जिसे उसने इस तरह से खींचकर अपने साथ यहाँ लेके आया है। और अभी फिलहाल इतनी देर तक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के कारण वो पूरी तरह से थक गई थी और आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, जिससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस इंसान पर। और जब देखती है ये इंसान बस उसे पकड़ रखा है तब अपने पैर से उसके पैर पर काफ़ी जोर से मरती है, लेकिन फिर भी वो इंसान उसे छोड़ता नहीं बल्कि उसका एक हाथ उसकी कमर पर कस जाता है। वो इंसान इरा के कानों के करीब जाकर मदहोशी भरी आवाज में कहता है, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू। आज मैं तुम्हें मेरे होने का एहसास करने आया था जिससे तुम किसी और के करीब न जा सको, क्योंकि मुझे पसंद नहीं तुम्हारा किसी और के करीब जाना, चाहे वो तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना हो। एंड आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही थी जब तुम अपना कॉन्सर्ट कर रही थी। इतना कह वो इरा के कानों को किस कर लेता है और लास्ट में बाय बेबी डॉल, जल्द मिलूंगा मैं तुमसे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इरा काफ़ी ज़्यादा शौक में थी, अभी जो हुआ उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या बात है, तुम खुद अपनी बर्बादी के करीब आ रहे हो ईशान मल्होत्रा। तुमने जो मेरे साथ किया था, जो दर्द और तरफ मुझे सहनी पड़ी थी, तुम्हें उससे भी दुगुनी दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त इरा वो लग ही नहीं रही थी जो उस कॉन्सर्ट में थी। ये बिल्कुल एक डेविल क्वीन की तरह थी जिसे सिर्फ अपने बदले से मतलब था। इरा उस दिन को याद करती है जब उसे ईशान की फीलिंग के बारे में पता चला था। जब इरा आहूजा मैंशन से वापस आई थी तब से ही उसे लगता था जैसे कोई हर रात उसके साथ होता है। फिर अगली रात को उसने बस सोने का नाटक किया था। जब ईशान उसके रूम में आया तब उसने उससे अपनी फीलिंग कही थी, जिसे सुन इरा काफ़ी हैरान होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो इंसान बचपन से लेके आज तक सिवाय नफ़रत के उसे कुछ नहीं दे सका, आज उसके दिल में फीलिंग थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर इरा ने इसे अपने बदले के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा। आखिर पिछली लाइफ में ईशान ने उसके प्यार को न सिर्फ ठुकराया बल्कि उसे एक दर्दनाक मौत भी दी, और इस बार इरा भी वही करेगी ईशान के साथ। इरा कहती है, ईशान अब तुम्हें एहसास होगा जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वही इंसान आपके प्यार को बस एक पागलपन का नाम दे देता है तो कितनी तकलीफ होती है। जिस किसी ने भी गलत किया है उसे उसकी सज़ा मैं खुद दूंगी। इतना कह इरा अपने फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज करती है। चैप्टर 34 कबीर की फीलिंग। मुंबई का फेमस मोनारी बीच जो रात के समय और भी खूबसूरत नजर आता है, वहां पर काफ़ी सारे लोग थे जो अपनी नाइट को खूबसूरत बनने आए थे। वहीं पर कृष्णा के साथ इरा और उसके फ्रेंड्स मौजूद थे। वैसे तो सभी काफ़ी थके हुए थे, लेकिन फिर जब सबने थोड़ा घूमने का फैसला किया तो सभी आ गए। कृष्णा और इरा साथ बैठे थे, बाकी सब बीच पर इधर उधर घूम रहे थे। इरा कृष्णा से कहती है, दी क्या सोचा है आपने उसकी बात सुन कृष्णा कहती है, अब भी तुम्हें लगता है उसमें कुछ सोचने वाली बात है। इरा समुद्र की लहरों को देखते हुए कहती है, नहीं मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आप मिस्टर आहूजा को छोड़ रहे हैं या नहीं, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ आप कब तक उनसे पूरी तरह अपना रिश्ता तोड़ रही है। कृष्णा थोड़ा असमंजस भरे इरा से कहती है, क्यों, तुम्हें ये क्यों जानना है। इरा कुछ कहती नहीं है, बस अपने मन में कहती है, जब तक आप उससे दूर नहीं हो जाती तब तक मैं उन्हें सजा नहीं दे सकती, मुझे पता है, वरना आप भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट होंगी। तभी पीछे से कोई कहता है, ये तो गलत बात है न मिस ब्यूटीफुल, आपने मुझसे सब कुछ बताने का वादा किया था लेकिन आप तो बिना मिले ही चली आई। दोनों ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखते हैं। ये निर्भय था, उसके साथ अरण्य भी था, लेकिन उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था उसे जबरदस्ती यहाँ लेके आया गया है। कृष्णा निर्भय के पास जाती है और उसके और अरण्य को अपने साथ ज्वाइन करने को कहती है। फिर कृष्णा निर्भय से कहती है, सॉरी निर्भय, मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए भूल गई। फिर इरा की तरफ देखते हुए कहती है, मीट माई सिस्टर आयरा मल्लिक। उसकी बात सुन इरा और निर्भय एक दूसरों को हेलो बोलते हैं। फिर कृष्णा इरा से कहती है, बच्चा तुम्हें याद है 2 साल पहले जब मैं अपने एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क गई थी तब इनसे मिली थी। तभी निर्भय कहता है, और मिस ब्यूटीफुल ने वादा किया था हम कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन आज की तरह ये अपना वादा बड़ी जल्दी भूल गई। इस पर कृष्णा थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है, निर्भय ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आई थी उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर हर चीज़ को मैनेज करने के कारण मैं अपना वादा भूल गई। निर्भय ये सुनकर कि कृष्णा की शादी हो गई है उसके आंखों में कुछ इमोशन नजर आने लगते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही फिर से नॉर्मल होते हुए कहता है, क्या बात है, आप न सिर्फ अपना वादा भूली बल्कि अपने मुझे अपने शादी में भी इनवाइट नहीं किया।
डोंट वरी मिस्टर सिंह, बहुत जल्द ये शादी टूटने वाली है, फिर जब दूसरी होगी तब आराम से अपने दोस्त की शादी में एंजॉय कर लीजिएगा, मैं खुद आपको इनवाइट करूंगी। इरा बिना किसी इमोशन के निर्भय को देखते हुए कहती है। निर्भय कहता है क्यों, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी? वो कृष्णा की तरफ देखते हुए कहता है, जिस पर कृष्णा कहती है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जिसे समझ निर्भय भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका चेहरा जरूर खिल गया था जिसे इरा नोटिस कर लेती है। तब तक उसके सारे फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं और अपने सामने इतने बड़े बिग शॉट को देख काफी हैरान रहते हैं। आखिर दोनों को कौन नहीं जानता था। मोना एक्साइटेड होते हुए अरण्य के पास जाती है और उससे कहती है, आप अरण्य सिंह है न थे? ग्रेट म्यूजिशियन, आपकी पता है आप जब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आए हैं मैं तब से आपकी फैन हूँ, क्या प्लीज आप अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? अरण्य जब से यहाँ आया था बस अपने भाई के देख रहा था जो कृष्णा से काफ़ी खुलकर बात कर रहा था, जो काफ़ी रेयर था। उसका भाई बहुत कम लोगों से मिलता और बात करना पसंद करता है, लेकिन आज उसे किसी लड़की से इस तरह बात करता देख काफ़ी हैरान भी था, लेकिन शायद वो समझ भी गया था उसका कारण। तभी उसकी नज़र इरा पर पड़ती है। वो अपने में गुम थी और जब उसने निर्भय से बात करी तब भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नज़र नहीं आए। पता नहीं क्यों पर उसे उसके चेहरे पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा था जो शायद शब्दों में कहाँ मुश्किल है। वो एक तक इरा को देखे जा रहा था जिसका एहसास इरा को बिल्कुल नहीं था। अरण्य मोना को देखकर हल्की स्माइल करते हुए कहता है, आप मुझसे ऑटोग्राफ ले रही है जिसकी फैंडम तो शायद मुझसे से भी ज्यादा है। वो कह भले ही मोना से रहा था लेकिन उसकी नज़र इरा पर थी। वही इरा भी उसकी बात सुन उसे देखने लगती है, क्योंकि जब ईशान ने उसे पहचाना था तब उसे लगा कि शायद वो उसे बचपन से देखता आया था और उसके दोस्तों को भी। इसके अलावा वो उस पर नज़र भी रखता होगा। वैसे तो कोई भी इरा को बिना उसकी परमिशन के उसका पीछा नहीं कर सकता था, लेकिन उसका ये जानना कि इरा ही फिनिक्स बैंड की लीडर थी कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर उसने बस अपने लाइफ को खुल के जीने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी, लेकिन उसके सामने वाला लड़का पहली मुलाकात में ही पहचान गया था। वी कृष्णा की तरफ देखने लगती है तो कृष्णा कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं बताया है। तो नील कहता है, तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि उस टाइम हमारी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है और हमारे रियल आइडेंटिटी को काफ़ी छुपाया जाता है। सिंह ब्रदर्स कहते हैं, क्या हमसे कुछ छुप सकता है? वैसे भी जहाँ जाते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री जानकर ही जाते हैं। उसकी बात सुन सभी अपनी सहमति में सिर हिला देते हैं। आखिर सिंह ब्रदर्स की पावर कौन नहीं जानता। फिर सब टेबल पर बैठ बातें करने लगते हैं, सिवाय इरा के। वो अपना सिर टेबल पर रख सो रही थी। आखिर उसने आज कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली थी, यहाँ भी बस अपने दोस्तों के लिए आई थी। अरण्य इरा को यूँ इस तरह सोता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ कबीर अपने फार्म हाउस में था, लेकिन फार्म हाउस की हालत बहुत बुरी थी। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी, हर तरफ सब कुछ बिखरा हुआ था। कबीर जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसने काफ़ी वाइन पी हुई है। वो लड़खड़ाते हुए एक टेबल के पास जाता है, वहाँ एक फ़ोटो रखी हुई थी, उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। वो उसकी और कृष्णा की शादी की फ़ोटो थी जिसमें कृष्णा के चेहरे पर हल्की ही स्माइल थी, लेकिन कबीर एक रॉबर्ट की तरह बस खड़ा था। इसी तरह की क्या सारी फ़ोटो उस पूरे जगह थी जिसे देखते हुए उसे कुछ याद आता है। जब उसकी शादी हुई थी तब नूतन जी ने उसे ये फार्म हाउस गिफ्ट दिया था जिसमें उन दोनों की काफ़ी सारी फ़ोटो थी और उसे कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहना के लिए कहा था। कबीर कृष्णा को लेके फार्म हाउस के लिए निकल गया था। फिर वहां पहुंचकर उसने कृष्णा को अकेले यहां छोड़ खुद अपने बिजनेस मीटिंग के लिए कंट्री से बाहर चला गया। कृष्णा जिसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी और जिस इंसान से हुई थी, उसे खुद को इस तरह से छोड़कर जाता देख काफ़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। वो यहाँ पर लगभग 15 दिन रही, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आखिर क्या ही बताती, उसे लगा अपने रिश्ते को दुनिया से सामने इस तरह लाने से उनका रिश्ता और भी बिगड़ जाएगा। फिर 15 दिनों बाद कबीर आया और बिना कुछ कहे उसे अपने ले गया। ऐसा नहीं था, कृष्णा ने पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन कबीर उसके बातों को सुनना भी नहीं चाहता था। उन यादों को याद कर कबीर नीचे बैठ जाता है उसके जहन में। बस आज कृष्णा और निर्भय की करीबी ही दिख रही थी, कैसे कृष्णा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और वही निर्भय के हर बात का जवाब दे रही थी। जब उसे और बर्दाश्त नहीं होता तो काफ़ी जोर से चिल्लाता है और अपनी और कृष्णा की फ़ोटो को देखकर कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम, फिर भी क्यों मैं तुम्हें खुद के जहन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। आज
तुम्हारी इग्नोरेंस मुझे हर्ट क्यों कर रही थी? मैंने बचपन से एक ही लड़की से प्यार किया था, खुद से वादा किया था एक दिन उसे ढूंढ कर उसे अपनी दुनिया बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरी लाइफ में आ गई। पता था न तुम्हें मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैंने खुद तुमसे कहा था, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। मैं तो बस किसी भी तरह तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन जब तुम खुद मुझसे दूर जा रही हो तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? फिर अपने बगल से शराब की बोतल निकल उसे पीने लगता है, पीते हुए कब वही सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इरा अपने रूम में सो रही थी, सभी अपने घर वापस जा चुके थे। नील कृष्णा और इरा को उसके घर छोड़कर आया था, क्योंकि इरा सो रही थी इसलिए नील साथ गया था। इरा के कमरे में कोई धीरे से उसके बेड के पास आता है। इस वक्त चांद की रोशनी सीधे इरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा काफी मासूम लग रहा था। ईशान एक तक उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे को देख रहा था, वो भी काफी जुनून से। ईशान इरा की तरफ थोड़ा झुककर उसके चेहरे से बालों को अलग करता है और धीरे से कहता है, बेबी डॉल, मैंने कहा था न मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी और तुम्हें किसी अदर बॉय के कांटेक्ट में नहीं आना है। उसके बाद भी तुम आई, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और फिर इरा के नेक पर काफ़ी ज़ोर से बाइट कर लेता है, जिससे इरा नींद में ही सिसक पड़ती है, लेकिन काफ़ी थकी होने के कारण उसकी नींद नहीं खुलती। ईशान इरा को अब भी न उठा देख अपने होठों को वहाँ रखता है जहाँ अभी थोड़ी देर पहले बाइट किया था और होले से किस कर लेता है। फिर गहरी सांस लेके जैस वो इरा की खुशबू खुद में ला रहा हो, एक बार इरा को देख वहाँ से चला जाता है। जारी है चैप्टर 35 एफडी ग्रुप 5 डेविल। इरा और उसके फ्रेंड्स कॉलेज आते हैं। उन्हें आज कॉलेज और दिनों से कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट घूम रहे थे, जो काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि इस टाइम हर एक की क्लास होती है बस कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन आज कोई भी क्लास करने की जगह इधर उधर घूम रहे थे। ईशानी कहती है, आज ये सब क्लास करने की जगह यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई कुछ कहता, तभी अविका आते हुए कहती है, क्या तुम लोगों ने कॉलेज ग्रुप में आया मैसेज नहीं देखा? उसकी बात सुन सभी मोबाइल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये मैसेज कल रात को ही आई थी, लेकिन ये लोग तो कल बिजी होने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चला। अविका कहती है, एक हफ्ते बाद कॉलेज फेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोई क्लास नहीं होगी, बाकी जो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट उन्हें उस फंक्शन के लिए सारी तैयारी देखनी है। कॉलेज फेस्ट कंपटीशन काफ़ी बड़े लेवल पर होता था, इसमें हर साल के स्टूडेंट भाग ले सकते थे, उनमें जो भी टैलेंट था उन्हें लोगों को दिखा सकते थे। हर साल इस कॉलेज फेस्ट में अपने फील्ड में एक्सपर्ट को बुलाया जाता था, भले ही वो पर्सन अब रिटायर हो गए हो। ये कुछ दिनों तक चलता था क्योंकि अलग अलग कंपटीशन के कारण बहुत वक्त लगता था। वो सभी बातें कर ही रहे थे, तभी कुछ लोग एक जगह काफ़ी जोर से कुछ लोगों का नाम चिल्ला रहे थे, जिससे सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है, वो सभी उधर ही बढ़ जाते हैं। सामने एफडी ग्रुप मतलब ईशान और उसे फ्रेंड्स ग्रुप स्टेज पर थे, सभी के हाथ में माइक था और नीचे से सभी लोग बस उनका नाम चिल्ला रहे थे। एफडी ग्रुप न सिर्फ स्पोर्ट में अच्छी थी, बल्कि वो लोग हर साल कॉलेज फेस्ट में अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते थे और इस बार उनका लास्ट ईयर था, इसलिए उनका परफॉर्मेंस इस बार सबसे अच्छा करने के लिए वो लोग कुछ अलग करने के लिए स्टेज पर आए थे। उन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत थी। ईशान जब देखता है कि लगभग सभी पहुंच गए हैं, तब वो सभी से कहता है, मुझे पता है सभी ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्यों मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है, जिस पर सभी जोर जोर से येस बोलने लगते हैं। इवान आगे आते हुए कहता है, ओके तुम लोग हल्ला करना बंद कर दो, हम बताते हैं। इस पर हम लोग का परफॉर्मेंस लास्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं जिसमें हमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए। फिर उसके आगे करण कहता है, आज यहाँ मौजूद लड़कियां से हमें हेल्प चाहिए, जिसे सुन वहाँ मौजूद सभी लड़कियां खुशी से शोर करने लगती है। आखिर कौन लड़की एफडी मेंबर से जुड़ना नहीं चाहता? उसमें सभी हैंडसम बॉयज जो मौजूद थे। नवीन अपनी फ्लिटी टोन में कहता है, तुम सब खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करना सच में मुझे किसी स्वर्ग की अनुभूति कराएंगी। उसकी बात सुन जहां सभी लड़कियां शर्मा रही थी, वही मोना का मन उल्टी करने का कर रहा था। अर्णव नवीन के सिर पर ताली मरते हुए कहता है, काफ़ी तो अपनी बकवास बंद कर लो, वरना एक दिन इसी बकवास के कारण कोई अच्छे से धो देगा तुम्हें। जिस पर नवीन भी बड़े एटीट्यूड से कहता है, ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे नवीन अरोड़ा को पीट सके। जिस पर सभी अपना सिर हिला देता है। आखिर किसी भैंस के आगे बीन बजाने का क्या ही ज़्यादा उसे कुछ समझना तो है ही नहीं। ये सब कुछ क्यारा भी देख रही थी, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज थी, आखिर ये लोग इस बार क्या करने वाले हैं जिसमें इन्हें लड़कियों की ज़रूरत है। वो ईशान से पूछती है,
ईशान, क्या मैं जान सकती हूँ आखिर इस बार तुम लोगों का प्लान क्या है? उसकी बात पर ईशान एक बार इरा, जो भले ही यहाँ मौजूद थी लेकिन एक बार भी उसने ईशान की तरफ नहीं देखा था, उसे देखकर कहता है, हाँ इस बार हमने ग्रुप कपल डांस परफॉर्म करना का सोचा है। फिर एक जगह जहाँ एक बाउल रखी थी उसके तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिसमें वैसे लड़कियों के नाम है जो सिंगिंग और डांसिंग में बेस्ट है, उनमें से ही कुछ को चुना जाएंगे जो हमारे साथ परफॉर्म करेंगी। उसकी बात सुन क्यारा के साथ बाकी सभी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है। फिर सबसे पहले नवीन जाके उस बाउल से एक चिट निकलता है, उसमें लिखे नाम को जोर से चिल्लाता है, मोना रॉय। वही मोना अपना नाम नवीन की चिट में सुन कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। वैसे तो वो भी हर लड़के से फ्लर्ट करती थी लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा फ्लर्टी था। जब वो उसे पहली बार मिली थी तभी उसे पता चल गया था लेकिन उसने मना नहीं किया, फिलहाल के लिए उसके पास कोई वजह तो थी नहीं। फिर अर्णव चित निकलता है, उसमें किसी मिनी नाम की लड़की का नाम आता है। सभी मिनी नाम की लड़की को ढूंढने लगते हैं। वही मिनी जो फिलहाल फर्स्ट ईयर में थी अपना नाम सुन थोड़ी देर जाती है, उसे इस तरह से लोगों की अटेंशन की आदत नहीं थी। तो अर्णव जब देखता है मिनी डर रही है तो खुद उसके पास जाता है और उसे अपने साथ स्टेज के पास खड़ा कर कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, सो डोंट पैनिक ओके। उसकी बात सुन मिनी बस सर हिला देती है। कारण भी अपनी चित निकलता है जिसमें उसके ही एक क्लासमेट का नाम था अभीरा जिंदल का। वो लड़की भी काफ़ी पॉपुलर थी कॉलेज में। फिर इवान चित निकलता है, उसमें लिखे नाम को देख उसकी मुस्कान गहरी हो जाती है। वही ईशानी जब इवान को चित निकलते हुए देखती है तो पता नहीं क्यों लेकिन वो चाहती थी उसमें उसका नाम आए और फिर इवान सबको देखते हुए उसकी नज़र ईशानी पर जम जाती है। फिर जोर से कहता है, ईशानी मल्होत्रा, जिसे सुन ईशानी भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है लेकिन फिर उसकी नज़रें झुक जाती है क्योंकि इवान एक तक उसे देख रहा था जिसे देख उसे उसकी पहली किस याद आ जाती है। वही इरा जो कब से ये तमाशा देख रही थी अब वो बोर होने लगती है, इसलिए वी यहाँ से जाना ही सही समझती है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तभी कोई कहता है, इरा मल्लिक। इरा अपना सुन मुड़ती है तो सभी की निगाहें उसे ही देख रही थी। कोई उसे हैरानी से देख रहा था, कोई जलन से, वही कोई उसे बड़ी शिद्दत से उसे अपनी आंखों में बसा रहा था। एक बार फिर उस आवाज ने कहा, इरा मल्लिक, जिस पर इरा सामने देखती है उसका नाम कोई और नहीं ईशान ही पुकार रहा था और उसके हाथ में चिट थी जिसे देख इरा समझ गई उसमें उसका नाम है, इसलिए ईशान उसका नाम ले रहा है। साथ ही इरा हैरान भी थी क्योंकि भले ही ईशान को पता था इरा अच्छा सिंगिंग करती है लेकिन जो परफॉर्मेंस ईशान और उसकी ग्रुप देने वाली है उसमें सिंगिंग के साथ डांसिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और यहाँ मौजूद सभी जानते थे इरा इसमें अच्छी नहीं थी। जहाँ तक इरा को याद है उसने अपनी डांसिंग एबिलिटी काफ़ी भी अपने फ्रेंड्स के अलावा किसी को नहीं दिखाई थी। उसके बावजूद उसे अपने टीम में सिलेक्ट करना इरा को समझ नहीं आया और यही बात वह मौजूद सब लोग सोच रहे थे। वही क्यारा, जिसे लगा था ईशान की चित में उसी का नाम आएगा लेकिन उसमें इरा का नाम देख तो जैसे उसका खून उल्टा है चलने लगा क्योंकि जब इवान ने चित निकली थी तभी क्यारा ने चुपके से अपने नाम की कई सारी चित उसमें डाल दी थी। फिर भी इरा का नाम देख उसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा लेकिन तभी कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो थोड़ा सा आगे आते हुए कहती है, ईशान, मैं जानती हूँ तुमने शायद गलती से इसमें इरा का नाम भी डाल दिया होगा क्योंकि सभी को पता है इरा को सिंगिंग और डांसिंग बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए तुम्हें एक बार फिर चित को निकालना चाहिए। क्यारा को पूरा विश्वास था इरा का नाम गलती से ही आया होगा लेकिन अगर ईशान ने दोबारा चित निकली तो पक्का इस बार उसका नाम आएगा, ऐसा सोच मन ही मन वो खुश हो जाती है। इधर ईशान क्यारा की बात सुन कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता है? भले ही आज तक किसी ने भी इरा को सिंगिंग या डांसिंग करते हुए नहीं देखा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कुछ नहीं आता। और रही बात इस चित में आए नाम की तो सबके साथ फेयर हुआ है, जिसका नाम आएगा उसे ही हमारे साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। फिर वो अपने मन में सोचता है, जब उसकी बारी आई थी तब उसने अपने हाथ में छुपा रखे चित को ही सबके सामने दिखाया था जिसमें उसने पहले से ही इरा का नाम लिख रखा था। इरा उन दोनों की बकवास बातें सुन इरिटेट होते हुए कहती है, बस करो तुम लोग, मुझे क्या आता है और क्या नहीं इसका डिसाइड मैं करूंगी, तुम लोग नहीं। और फिर ईशान की तरफ देखते हुए कहती है, रही बात तुम्हारे साथ परफॉर्म करने की बात तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अच्छा होगा तुम
किसी और को चुनो, इतना कह वो जाने लगती है। तभी ईशान कहता है, क्यों तुम डर रही हो? कहीं तुम मेरे साथ परफॉर्म नहीं कर पाई तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। ईशान की बात सुन इरा पीछे मुड़ कहती है, क्या कहा? डर? मुझे डर नहीं लग रहा, बस मुझे खुद की इमेज की चिंता है, क्योंकि तुम मेरी मैच के नहीं हो। क्या हुआ अगर बीच डांस में तुम गिर गए? मैं नहीं चाहती कि इक्वल्स तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो। उसकी बात सुन वहां मौजूद सभी हैरान थे, आखिर इस लड़की में कितने गट्स थे। उसने डेविल को गुस्सा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इसके उलट ईशान बस मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इरा की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर इरा को देखते हुए कुछ ऐसे कहता है जिससे इरा हैरान हो जाती है। जारी है चैप्टर 36 कॉलेज फेस्ट की तैयारी। इरा के मना करने के बाद ईशान इरा को कहता है, ओके चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारी बात सही तभी साबित होगी जब तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी। उसकी बात सुन इरा अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम है इस स्टूपिड वाली बात सुन, मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करने के लिए मान जाऊंगी। फिर अपने मन में कहती है, तुम्हें लगता है तुमने जो ड्रामा रचा है मुझे अपने साथ परफॉर्म करने के लिए, उसमें तुम कामयाब हो जाओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसे देखते हुए कहती है, यहाँ सभी को मालूम है क्यारा मुझसे बेहतर डांस और सिंगिंग करती है, क्यों न तुम उसे ही अपने साथ परफॉर्म करने का मौका दो। आखिर तुम दोनों बचपन से कितने अच्छे दोस्त रहे हो। रही बात मेरी, तुम तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए जबरदस्ती बस इस चित में मेरा नाम आ गया, उसके लिए तुम्हें मुझे खुद के साथ परफॉर्म करने के लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जहां उसकी बात सुन क्यारा, जिसका चेहरा अभी तक मुरझाया हुआ था, वो तुरंत ही खिल जाता है और अपने मन में इरा को बेवकूफ़ कह रही थी। आखिर आज इरा ने खुद उसे ईशान के करीब करने की कोशिश की थी, लेकिन वही ईशान जिसने न जाने कितने प्लान बनाए थे। इरा की बात सुन उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। इरा की कही हर एक बात सही थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार थोड़ी ही मानने वाला था। या राइट, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही परफॉर्म करना चाहता हूँ। रही बात क्यारा की, तो वो बहुत ही नाजुक लड़की है, वो पहले से ही और भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, जिस कारण वो काफ़ी थक जाती है और मुझे नहीं लगता वो अब मेरे साथ परफॉर्म कर पाएगी, है न? क्यारा कहते हुए वो क्यारा को ऐसा लुक दे रहा था कि अगर क्यारा ने हाँ नहीं कहा तो पता नहीं वो उसके साथ क्या ही कर देगा। वही बेचारी क्यारा जो अब तक खुश हो रही थी, अचानक ईशान की बात सुन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, माना कि उसने सबके सामने अपनी इमेज बिल्कुल एक नाजुक सी लड़की का बनाए रखा है, लेकिन वो इतनी भी नाजुक नहीं कि ईशान के साथ परफॉर्म न कर सके। फिर ईशान की वो चेतावनी भरी आंखें देख उसे न चाहते हुए भी कहना पड़ता है, हाँ ईशान सही कह रहा है, मैं कभी बिजी हूँ इसलिए उसके साथ परफॉर्म नहीं कर सकती। जिस पर ईशान सेटिस्फाइड होते हुए इरा से कहता है, तुमने तो सुन ही लिया होगा, वो काफ़ी बिजी है और मुझे नहीं लगता तुमसे बेहतर पार्टनर मुझे मिल सकता है, तो क्या अब तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी? इरा को उन दोनों की बातें सुन काफ़ी हंसी आ रही थी और उसे क्यारा पर दया भी आ रही थी। वो याद करती है जब क्यारा ने बाउल में चिट डाली थी तब इरा ने उसे देख लिया था, इसलिए तो उसे पता था ईशान के चिट में क्यारा का नाम ही आएगा, लेकिन अपना नाम देख वो समझ गई थी ये सब ईशान ने किया था। और अभी के क्यारा की सूरत थी, उसे देख उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पिछले जन्म में हर वक्त क्यारा ईशान को इरा से दूर करने के लिए न जाने कितने पैंतरे अपनाती थी, लेकिन आज वही ईशान उसे खुद उससे दूर कर रहा था बिना इरा के कुछ करे। ये तो इरा के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। फिर वो सोचती है अगर उसने हाँ कहा तो उसमें उसका ही फ़ायदा है। पहला, वो क्यारा को ईशान से दूर कर सकती है, फिर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने ला सकती है। दूसरा, ईशान जिसके लिए उसने तो कुछ अलग ही प्लान सोचा है। इतना सोच वो ईशान की पार्टनर बनाने के लिए हाँ कर देती है, जिसे सुन ईशान डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, बेबी डॉल बहुत जल्द तुम मेरी हो जाएगी। बिना ये सोचे इरा को तो उसके लिए वो गड्ढा खोद रही है जिसमें उसके गिरने के बाद निकलना मुमकिन नहीं है। जितनी भी लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उसे का से प्रैक्टिस करने का कह वो पांचों बॉयज चले जाते हैं, लेकिन यहाँ क्यारा काफ़ी गुस्से में थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इरा ईशान के साथ परफॉर्म करने वाली है, वो कुछ बड़ा करने का सोचती है जिससे खुद ईशान इरा को अपने ग्रुप से निकल फेंके। वही इरा भी क्यारा को देख रही थी और अपने मन में कहती है, मुझे पता है तुम जरूर कुछ करोगी और मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से जाते हुए कहती है, मजा आएगा इस खेल में क्योंकि लास्ट में जीत मेरी ही होगी। कहते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे और उसे इस तरह देख सभी समझ जाते हैं जरूरी किसी की शामत आई है जिसने इस डेविल को प्रोवोक किया है। कुछ दिन तक कॉलेज में सभी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि ये कॉलेज फेस्ट काफ़ी ज़रूरी थी कॉलेज के
लिए जिसमें कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। इरा अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस अलग से भी कर रही थी क्योंकि उसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद एफडी ग्रुप से साथ उसकी सिंगिंग और डांसिंग दोनों की तैयारी चल रही थी, जहां मोना और नवीन तो हमेशा लड़ते ही रहते जब तक उन्हें कोई रोक न। लेकिन इवान और ईशानी की बात की जाए तो उसके लिए ये गोल्डन चांस था एक दूसरे के करीब आने का। वही ईशान और इरा की बात की जाए, इरा को बिल्कुल भी ईशान में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, लेकिन ईशान का प्यारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसने इन कुछ दिनों में जो भी इरा के बारे में जाना था उसे हैरान करने के लिए काफ़ी था। उसे तो पता ही था इरा कितनी ज़्यादा टैलेंटेड थी। वो सच में खुद को बेवकूफ़ कह रहा था जिसने इरा को पहले एक्सेप्ट नहीं किया। आज का दिन कुछ खास था। कोई भी स्टूडेंट आज प्रैक्टिस नहीं कर रहा था क्योंकि कल से कॉलेज फेस्ट शुरू होने वाला था, इसलिए सभी आज तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि ये कुछ 3 दिनों तक चलने वाला था, इसलिए सभी इसका पूरा इंतजाम देख रहे थे। इरा को लाइटिंग का काम दिया गया था जिसे वो सही से कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसे कहता है उसकी एक फ्रेंड्स ने उसे कॉलेज के पीछे वाले रूम जहां कुछ डेकोरेशन का सामान रखा है उसे लाने के लिए कहा है। क्योंकि इरा का काम लगभग कायम ही हो गया था इसलिए वो उधर चली जाती है। जिसे जाते देख वही एक पिलर के पीछे छुपी क्यारा बाहर निकलती है और एक इविल स्माइल करते हुए कहती है, जाओ इरा, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज रखा है। फिर उस लड़के को कुछ पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। लगभग शाम के समय सभी अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी मनन सबसे कहता है, बडी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। जिस पर मोना भी कहती है, हाँ आज मैंने भी काफ़ी समय से इरा को नहीं देखा। जिस पर ईशानी सबको शांत करते हुए कहती है, डोंट वरी जान, यही कहीं होगी, चलो उसे ढूंढ कर आते हैं। इतना कह सभी इरा को ढूंढने लग जाती है। वही क्यारा कब से उनकी बात सुन रही थी, वो अपने मन में हंसते हुए कहती है, जाओ जाओ ढूंढो अपनी इरा को, आखिर मजा भी तभी आएगा। फिर खुद भी चुपके से उनके पीछे चली जाती है। सभी उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन इरा का कुछ पता नहीं चलता, जिसके साथ ही सभी के चेहरे पर टेंशन नजर आने लगती है। तभी कोई पीछे से आवाज देता है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां और कोई नहीं इरा थी। सभी उसे सही सलामत देख चैन की सांस लेते हैं और उसके पास जा काफी टाइट से गले लगा लेते हैं। इरा उस सब का बिहेवियर देख हैरान होते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम सबको इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। जिस पर मनन कहता है, बडी कहा थी तुम, अब तक पता है हम कितने टेंशन में आ गए थे। जिस पर इरा कहती है, अरे मुझे लाइटिंग का काम दिया गया था जो लगभग पूरा ही हो गया था, लेकिन एक लड़के ने कुछ गड़बड़ कर दी थी जिससे मुझे वापस सही से करना पड़ा, जिससे मैं लेट हो गई। अभी मैं वहीं से वापस आने वाली थी। ईशानी इरा से कहती है, तो क्या तुम अपना फ़ोन भी चालू नहीं रख सकती थी, कब से कॉल किए जा रहे थे। उसकी बात सुन इरा कहती है, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन टूट गया। फिर पान टूटा फ़ोन सबको दिखाती है और पूछने पर बताती है फिर कर टूट गया था। फिर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वही क्यारा ये सब देख कुछ समझ नहीं पाती। उसने कुछ उसे उस तरफ जाते हुए देखा था, फिर कैसे इरा उसके जाल में नहीं फंसी। वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इधर इरा, जिसने क्यारा को छुपे हुए देख लिया था, उसे देखते हुए कहती है, कहा था मैंने, मुझे तुम्हारे अगले मूव का इंतजार रहेगा। आज तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, मुझे बस कल का इंतजार है क्योंकि उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसे तुम पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगी। जारी है। चैप्टर 37, ईशान का इरा से पहली मुलाकात। ईशान शाम को अपने कॉलेज से अपने घर जाता है तो उसे उसके दादू नजर आते हैं तो वो उनके पास चला जाता है। क्या कर रहे हैं दादू। उसकी बात सुन अनुराग जी कहता है, कुछ नहीं, बस तेरे बचपन की यादें देख रहा हूँ, कहकर अपने हाथ में पकड़ा एल्बम दिखाते हैं। उस एल्बम में सभी की बचपन की फोटो थी। ईशान और अनुराग जी साथ में हर एक फ़ोटो देख रहे थे, उसमें हर किसी की फ़ोटो थी। ईशान और ईशानी की क्यों सारी फ़ोटो थी, साथ ही आहूजा फैमिली के सभी बच्चे की फ़ोटो थी, साथ इरा और कृष्णा की भी, और कुछ में ईशान और ईशानी के बाकी के फ्रेंड्स की भी फ़ोटो थी। लेकिन कुछ फ़ोटो में एक बात कॉमन थी, जहाँ जहाँ इरा और ईशान की साथ फ़ोटो थी उन सब में क्यारा उनके बीच खड़ी थी। तभी ईशान को एक फ़ोटो दिखती है जिसमें बस इरा थी। वो याद करता है कब ये फ़ोटो इरा की ली गई थी। ये बात तब की है जब ईशान बस 9 साल का था। उसे बचपन में फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। अभी भी कभी कभार वो फोटोग्राफी करता है। एक दिन सुबह लगभग 5 बजे के आसपास वो अपना कैमरा लेके नेचर की पिक्चर ले रहा था। तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है। पता नहीं उसे वो आवाज़ सुन क्या हो जाता
है उस दिशा में बढ़ने लगता है। उसे एक घर के गार्डन में एक लड़की दिखती है जो झूला झूलते हुए खिलखिला रही थी। उसकी वो प्यारी सी हंसी, थोड़े से फूले हुए गाल, उसके साथ पंडा वाला नाइट सूट, वो काफी प्यारी लग रही थी। ईशान एक तक बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, जैसे वो उस लड़की द्वारा हिप्नोटाइज हो गया है। ईशान उस लड़की को देखते हुए कहता है, बेबी डॉल। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा और उसकी किरण उस लड़की पर पड़ रही थी। वो उस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रहा था, जिसे ईशान ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अनुराग जी की आवाज़ से ईशान अपने ख्याल से बाहर आता है। हाँ दादू, आपने कुछ कहा। जिस पर अनुराग जी कहते हैं, ईशान क्या बात है, आजकल तुम कुछ अलग बिहेव कर रहे हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो बच्चे, आखिर दादू हूँ तुम्हारा। वैसे तो ईशान घर के हर मेंबर से बहुत कम बार करता था, लेकिन उसका उसके दादू के साथ कुछ अलग रिश्ता था। उसके दादू हमेशा ये जान जाते थे ईशान कब क्या फील कर रहा है। ईशान अपने दादू की बात सुन एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, दादू मैं इरा से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन अब वो मुझे पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह मैं जानता हूँ। मैंने उसे काफ़ी हर्ट किया है। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन फिर भी मुझे उसकी नाराज़गी पसंद नहीं आ रही है। मैं कैसे भी करके उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे किसी भी बात का वो रिप्लाई नहीं देती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आज उसे इरा के दर्द का एहसास हो रहा था, जब इरा उसके पास जाती थी बात करने और उसे वो इग्नोर कर देता था। ये सब याद कर उसकी आंखें नम हो जाती है। वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। अनुराग जी काफ़ी गौर से ईशान की बात सुन रहे थे। आज उन्होंने कई सालों बाद ईशान के चेहरे पर प्यार, दर्द, पछतावा देखा था। वो जानते थे उनका पोता बहुत जिद्दी है, जो उसे चाहिए किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता है। लेकिन आज ईशान वो ईशान नहीं लग रहा था जो कभी हार मानना नहीं सीखा। आज तो वो टूटा हुआ ईशान लग रहा था, जो ईशान से कहते हैं, सही कह रहा है तू, तुझे पता होना चाहिए तूने उस बच्ची के साथ कितना गलत किया है, और आज जो हो रहा है न तेरे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। ईशान अपने दादू के पैरों के पास बैठकर कहता है, दादू जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन आप भी जानते हैं मैं हमेशा से इरा से नफरत नहीं करता था। एक आप ही तो जो सारी सच्चाई जानते हैं। जब मैंने इरा को पहली बार देखा था तभी से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हो गया था। मैंने ही आपसे कहा था न, आप इरा के नानू से बात करके इरा का एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दीजिए। फिर जो हुआ उसकी वजह से मैं उससे दूर हुआ, वरना आप भी जानते हैं मैं कभी उसे खुद से दूर नहीं करता। तो अब क्या हुआ जो तुझे फिर से इरा से प्यार हो गया? अनुराग जी ईशान को देखते हुए कहते हैं, जिस पर ईशान उठाते हुए कहता है, दादू कुछ दिन पहले मुझे पता चला जो कुछ भी उस टाइम हुआ था उसमें किसी की सोची समझी साजिश थी, जिसमें इरा को फंसाया गया था, और जो अभी इसके पीछे है बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। कहकर तेज कदमों के साथ अपने रूम में चला जाता है। वही अनुराग जी उससे गुस्से में जाते हुए देखते रह जाते हैं। वो सोच रहे थे ये क्या था, अभी कुछ देर पहले कैसे मासूम बच्चा बना था, लेकिन अभी देखो कैसे ज्वालामुखी बनकर बिना कुछ बताए चला गया। दूसरी तरफ इरा का घर, हा जो मैंने कहा है हो जाना चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हारे साथ क्या होगा उस चीज़ का डिसाइड तुम खुद ही कर लेना। कहकर इरा फ़ोन कट कर देती है। क्यारा कल तुम्हें काफ़ी बड़ा वाला सरप्राइज़ मिलेगा, आई होप तुम इस सरप्राइज़ को संभाल लोगी। अगले दिन आज से कॉलेज फेस्ट शुरू होने वाला है। पहले दिन उन सभी स्टूडेंट जो सिंगल पार्ट ले रहे हैं उनके लिए था। आज कॉलेज में हर जगह लोग ही लोग थे। आज लगभग सभी स्टूडेंट के रिलेटिव आए थे। धीरे धीरे ऑडिटोरियम भरने लगा। काफ़ी सारे बड़े बड़े हस्तियां वहां मौजूद थी, जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी कंपनी के लिए कुछ स्टूडेंट को साइन करने के लिए यहाँ आए थे। आहूजा और मल्होत्रा फैमिली भी मौजूद थी। वो लोग तो स्पेशल इन्वाइट थे, आखिर एशिया के अमीर फैमिली में आते थे। यहाँ पर निर्भय और अरण्य को भी बुलाया गया था, बल्कि वो तो यहाँ के चीफ गेस्ट थे। थोड़ी देर बाद होस्ट आता है। वो सभी से कहता है, मैं आदित्य शर्मा, इस कॉलेज का स्टूडेंट प्रेसिडेंट, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा दिखाए गए टैलेंट की सराहना करेंगे, और हमारे चीफ गेस्ट जिन्होंने अपना कीमती समय निकल कर यहाँ आए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए फेस्ट कॉम्पिटिशन को शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहले परफॉर्म करेंगे उसका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हॉल की सभी लाइट बंद हो जाती है। फिर एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ती है। वहाँ एक लड़का पीठ किए खड़ा था। तभी सबके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, तेरे करीब जा रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये वजह तो नहीं? तो जो मिला। फिर वो लड़का पलटता है। सभी जोर से एक ही नाम चिल्ला रहे थे, ईशान। ईशान, हाँ वो ईशान ही था जिसकी आवाज़ किसी भी बेहतरीन सिंगर को फेल कर देती है। ईशान अपनी आंखें बंद कर इरा को इमेजिन करने लगता है। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ।
तेरे बिन मैं हूँ बेनिसा। उसकी आवाज़ हर कोई प्यार को महसूस कर सकता था। फिर ईशान अपनी आंखों को खोल लेता है। वो हल्की स्माइल करते हुए आगे गाता है, समझो ज़रा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार न होगा दोबारा। इरा ईशान की इस लाइन को सुन एक कड़वी मुस्कान अपने होठों पे लेट हुए कहती है, मैंने इस प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया, और जब आज मिल रहा है तब मुझे उस शख्स से ही नफरत हो गई है। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है। तो जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिसा। धीरे धीरे, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। सभी ईशान की आवाज़ में खोए हुए थे और जब उसका गाना ख़त्म हुआ तब सभी ने उसके लिए काफ़ी तालियां बजाई। फिर होस्ट दोबारा स्टेज पर आते हुए कहता है, सो आप लोगों को हमारे कॉलेज के हैंडसम हांक की परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आई, तो इसी के साथ हम अपनी पहली कांस्टेंट को बुलाते हैं, नेहा देसाई। थोड़ी देर बाद नेहा स्टेज पर आती है, सभी को ग्रिट करती है। वो आज पेंटिंग करने वाली थी। वो अपने ब्रश से पेंटिंग करना शुरू करती है। सभी काफ़ी एक्साइटेड थे, आखिर वो क्या बना रही है। फिर थोड़ी देर में नेहा अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है। फिर अपने हाथ में पकड़े माइक से कहती है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसकी इंस्पिरेशन होता है। मेरी लाइफ जिसे मैंने अपना रोल मॉडल माना है वो मिस एमिलिया है। आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी इस पेंटिंग को वही सभी के सामने दिखाए। उसकी बात सुन काफ़ी सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों ने मिस एमिलिया को देखा था और काफ़ी रेयर बात होती थी जब वो पब्लिक प्लेस पर नजर आती थी, इसलिए सभी ये जानने चाहते थे आखिर ये कौन है। चैप्टर 38, इरा का परफॉर्मेंस और क्यारा की सच्चाई। पहली कांस्टेंट नेहा देसाई चाहती थी उसकी पेंटिंग मिस एमिलिया सबको दिखाए। सभी उसकी बात सुन शौक रह जाते हैं क्योंकि कोई भी नहीं जानता था मिस एमिलिया कौन है। तभी सबको एक खूबसूरत लड़की स्टेज पर जाते हुए दिखती है। ये कृष्णा थी जो नेहा के कहने पर स्टेज पर जा रही थी। काफ़ी सारे लोग उसे एक बेस्ट न्यूरोसर्जन के रूप में जानते थे, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था वो स्टेज पर क्यों जा रही है। नेहा कृष्णा को स्टेज पर आते देख बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से कृष्णा के पास जाती है और उसे अपने साथ जहां उसने पेंटिंग रखी है वहां पर जाती है। तभी होस्ट भी आ जाता है। वो भी कृष्णा को पहचानता था क्योंकि कई बार इरा के साथ देखा था। वो कृष्णा से कहता है, आप तो इरा की बहन दी बेस्ट न्यूरोसर्जन हो न, और क्या आप ही फेमस पेंटर मिस एमिलिया हो। सभी के मन में यही सवाल था। कृष्णा माइक लेते हुए सभी को एक बार देखती है, फिर स्माइल करते हुए कहती है, येस यू आर राइट। फिर नेहा द्वारा बनाए पेंटिंग सभी को दिखाती है। उसकी पेंटिंग देखकर तो खुद कृष्णा भी हैरान रह जाती है क्योंकि नेहा ने उसकी ही पेंटिंग बनाई थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी। नेहा कृष्णा को देखते हुए कहती है, मैम आप मेरी रोल मॉडल हो। जब मैंने पहली बार आपको लंदन में देखा था तभी से मैं भी आपकी तरह बनाना चाहती थी और ये पेंटिंग मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। क्या आपको पसंद आया? उसकी बात सुन कृष्णा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, फिर हंसते हुए कहती है, क्यों नहीं, मुझे बहुत पसंद आई। फिर दोनों ही स्टेज से चली जाती है। ऐसे ही कुछ और लोग आते हैं, अपना परफॉर्म आर्ट है। फिर होस्ट आके अगले पार्टिसिपेट का नाम अनाउंस करता है। होस्ट कहता है, सो लेडी बात जेंटलमैन, अगली परफॉर्मेंस देने आ रही इरा मल्लिक। सभी इरा के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन थोड़ी देर तक भी इरा नहीं आती। तभी कोई तेज से बोलता है, ऊपर देखो। सभी ऊपर देखते हैं, वहाँ इरा झूले के सहारे खड़ी थी जो धीरे धीरे स्टेज पर उतर रही थी। इरा ने वाइट लहंगा और ब्लाउज के साथ दुपट्टे को अपने गले में डाल रखा था, हाथों में चुड़िया, कानों में बाली के साथ बालों को खुला छोड़ रखा था। बिल्कुल ही क्यामता लग रही थी। इरा किसी की नज़र नहीं हट रही थी। ईशान इरा का ये लुक देख को घायल ही हो गया था। ऐसे ही कुछ और अरण्य का भी था। आहूजा और मल्होत्रा फैमिली इरा को देख बिल्कुल ही शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था इरा भी परफॉर्मेंस करने वाली है। इरा धीरे से झूले से उतरती है, उसका माइक उससे अटैच था। वो उतरकर बीच में जाती है, अपना गाना शुरू करती है, रघुकुल वीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए, जिसके साथ ही इरा डांस करना शुरू कर देती है। कुछ बॉयज साइड ये लाइन गेट है, जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आगे इरा गाती है और क्लासिकल डांस करती है, ता दी या ना धीम दे री ता ना दे री नोम, ता दी या ना धीम दे री ता ना दे री नोम, ता दी या ना धीम। इरा अपने आंखों पर हाथ रखकर उसके बाद अपने हाथों को आगे के लिरिक्स के साथ मैच करती है।
रघुवर तेरे रह निहारे, रघुवर तेरे रह निहारे, सातों जन्म से सिया। घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। इरा हर लाइन के साथ बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही थी। ता या ना ता दे रे ना दम दी ता दी, या ना ता दे रे ना धीमी ता दी, या ना ता दे रे ना धीम। मेरे सुध बुध चैन गवा के, मेरे सुध बुध चैन गवा के, राम रत्न पालिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आयो पधारो पिया। इरा बिल्कुल ही आलिया भट्ट जैसे डांस कर रही थी। उसका लहंगा बहुत ही खूबसूरती से फ्लो पर घूमे रहा था। सभी उसकी डांस और गाने के देखकर अपने सुध बुध खो रहे थे। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था इरा कुछ ऐसा डांस कर सकती है। धीम ता ताना देर ना, धीम ता धीमा ता ताना देर ना, धा नी सा गा मा धा, नी धा मा पा सा गा मा पा नी धा पा मा रे गा मा धा पा रे मा पा धा मा पा नी धा पा मा पा गा मा रे सा रे मा पा धा मा नी रे सा नी धा पा मा पा। ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लगे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। इरा ने अपने हाथों को धनुष की तरह पोज देते हुए अपना डांस कर रही थी। सब लोग उसकी इतनी एंजरेटिक डांस और बिना रुके हर एक लाइन को गेट देख उसके फैन ही हो गए थे। हाँ, ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन किरी होरी, कुछ दूसरा ना भाई रे, जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे, तब से बिरहा मोहे सताए रे। चमकी मेरी सब जग जाने, बिजली मेरी सब जग जाने, ना निर्मोहिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। गए पंघट पर भरण भरण पनिया, शैतानी गए पंघट पर भरण भरण पनिया। हो बाकी के तेरे बाण से मूर्छित हुई रे, हिरनिया यम झना नन झना नन रे बनी मैं तेरे जोगनिया। घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। लास्ट में इरा पूरे स्टेज पर गोल गोल घूम रही थी। उसका लहंगा और दुपट्टा उसे साथ एक लय की तरह घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद इरा अपने एक हाथ को कमर पर रख और दूसरे को अपने सिर पर और थोड़ी थेड़ी खड़ी थी, जिससे उसका पोस्टर काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। हर तरफ शांति थी, बस इरा के धड़कनों की आवाज आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था अभी जो इरा ने अपना परफॉर्मेंस दिया है उससे वो काफी थक गई है। वहां बैठे हर कोई मुंह और आंखें फाड़े देख रहा था। तभी ईशान और अरण्य साथ में ताली बजाना शुरू करते हैं, जिससे सभी अपने होश में आते हैं। फिर हर तरफ तालियों का शोर सुनाई दे रहा था। इतना एपिक परफॉर्मेंस देकर इरा ने सभी को उसका फैन बना दिया था। जब से सबको पता चला था इरा ईशान के साथ ग्रुप परफॉर्म करने वाली है, सभी को यही लगता था जरूर ईशान पागल हो गया है जो इरा को अपना डांस पार्टनर बनाया है। लेकिन आज इरा की परफॉर्मेंस देख सभी का यही कहना है, इरा से बेस्ट कोई और हो ही नहीं सकती। होस्ट अपने हाथ में वाटर बॉटल लेके आता है और इरा को देते हुए कहता है, क्या हो यार तुम, मतलब तुमने अपने परफॉर्मेंस के लिए कितना डिफ़िकल्ट सॉन्ग चूज़ किया। न सिर्फ तुमने अपना सॉन्ग खुद गाया बल्कि तुमने डांस भी किया यार, मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो गया। इरा पानी पीते कर कहती है, थैंक्स फॉर वाटर, और रही बात मेरे परफॉर्मेंस की तो बस मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। उसके कुछ बाद और उस लोग आते हैं। फिर क्यारा की बारी आती है। क्यारा स्टेज पर आती है क्योंकि वो डांस करने वाली थी, इसलिए उसके ब्लैक और गोल्डन कलर का लहंगा पहन रखा था। म्यूजिक स्टार्ट होता है और क्यारा जैसे ही परफॉर्म करने वाली थी तभी गाना बंद हो जाता है और एक वीडियो वहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू चलने लगती है। क्यारा सभी को देखती है लेकिन सबका ध्यान तो पीछे चल रहे प्रोजेक्टर पर था। वो भी अपने पीछे देखती है और जैसे ही देखती है ऐसे लगता है कि उसे लकवा मार दिया हो। बिल्कुल ही सीधी खड़ी हो जाती है। उसे न तो कुछ सुनाई दे रहा था न ही कुछ समझ आ रहा था। सामने प्रोजेक्टर पर इरा दिख रही थी जिसके आगे कुछ लोग खड़े थे, लेकिन ये आदमी कोई मामूली नहीं थे। ये सारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में गिने जाने वाले आदमी थे। सभी काफी खुखार लग रहे थे। उन सारे आदमी की आंखों में बस लोगों को मारने का ख्वाब पनप रहा था। क्यारा उन लोगों से कहती है, चाहे तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े, उस लड़की की ऐसी हालत करो कि वो अपना मुंह छुपाने के काबिल भी न रहे। बस ध्यान रखना, मारनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसे खुद मारूंगी। अभी जिस क्यारा को सब देख रहे थे उसकी आंखों में बिल्कुल भी मासूमियत नहीं थी। फिर सामने चल रहे प्रोजेक्टर का सीन चेंज होता है। उसमें क्यार थी, वो चलते हुए किसी बेसमेंट में जा रही थी। सामने एक लड़की थी जिसने फटी पुरानी कपड़े पहन रखा था लेकिन उसे बंद कर रख गया था, साथ ही उसकी हालत काफी बदतर हो गई थी। क्यारा उस लड़की के पास जाती है और उसके बालू से पकड़ उसका चेहरा ऊपर करती है। उस लड़की को देखकर आहूजा परिवार शौक रह जाते हैं क्योंकि ये लड़की वही लड़की थी जिसने ये बता था कि इरा ने ही
क्यारा को उस दिन उन गुंडों को किडनैप करने को बोला था। ये वही थी जिसने इरा के झूठे बैंक डिटेल दिखाए थे। क्यारा उस लड़की के बालों को जोर से पकड़कर गुस्से में कहती है, बहुत शौक चढ़ा था न तुम्हें मुझे एक्सपोज करने का। उसकी बात सुन वो लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज़ क्यारा मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी। क्यारा उसकी बात सुन हंसते हुए कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये बताने लायक रहने दूंगी? बिल्कुल नहीं। जिस पर वो लड़की कहती है, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हें तो मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए था न, तो छीन तो लिए मुझसे। तुम जानती थी मैंने तुम्हारा साथ बस इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम मुझे पैसे की ज़रूरत थी, वरना काफ़ी भी मैं इरा के खिलाफ कुछ नहीं करती। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, बदले में तुम्हें मुझसे मेरे प्यार को ही छीन लिया। क्यारा उस लड़की को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसका गला पकड़ते हुए कहती है, हाँ छीना मैंने तुमसे तुम्हारा प्यारा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई मुझे छोड़कर किसी और को अटेंशन दे, समझी। फिर अपने गार्ड को उसे मरने का कह चली जाती है। इसी के साथ वो प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। ये सब देख सब यही कह रहे थे, चेहरे इतना मासूम और उसके पीछे किसी चालक लोमड़ी जैसे अक्ल है। सभी क्यारा को कुछ न कुछ कह रहे थे। कोई कह रहा था, ये तो साइको है, देख नहीं कैसे उस लकड़ी की मार रही थी। उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलते हुए कुछ दूसरे स्टूडेंट कह रहे थे, सही कह रही हो, इसे तो किसी पागल खाने में होना चाहिए था, वरना किसी दिन हमारे साथ भी कुछ भी कर सकती है। कोई कह रहा था, सबको इस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, पता नहीं कब क्या कर जाए। इरा सभी की बात सुन रही थी। आज उसे सुकून मिल रहा था, आखिर उसने क्यारा की सच्चाई साबिको को दिख ही दी। कुछ दिनों से इरा ने क्यारा पर अपने गार्डों को नज़र रखने को बोला था, तब उसे पता चला क्यारा कुछ दिनों से हर रोज कहीं जाती है। फिर क्या बस उसे पीछे अपने गार्ड का उसका पीछा कर उसके खिलाफ सबूत मिल गया। वैसे क्यारा बहुत सावधान थी, लेकिन इरा के गार्ड कोई मामूली तो थे नहीं। जब उसके लिए किसी मिनिस्टर के घर जाना कोई मुश्किल नहीं, तो क्यारा के खिलाफ कुछ करना क्या ही मुश्किल होगा। सभी इसी बारे में बात कर रहे थे। अब कोई भी क्यारा का साथ नहीं दे रहा था। अगर कोई कुछ कहता तो लोगों का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन यहाँ तो कुछ क्यारा का वीडियो सबने देखा था, कोई कैसे नहीं यकीन करता।